ये अपनी थर्ड क्लास है। आप पिछले क्लास में देख चुके हैं कि परिलक्षण और विपरिलक्षण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। इसके बाद आप देख चुके हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिलक्षण और विपरिलक्षण कैसे संपन्न होता है। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिलक्षण विपरिलक्षण कैसे संपन्न होता है। तो देखिए, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, इसके लिए हम बेंजीन की संरचना देखते हैं। ये बेंजीन है। बेंजीन में के बीच में जो है वो क्या है, चक्कर लगाते हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। और आप आसपास दिखे रहे आपको हाइड्रोजन। तो देखिए, हम जानते हैं, फिर इसमें पढ़ा है हमने कि कोई भी आवेशित कण यदि गति करता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पर आवेशित होता है, मतलब एक आवेशित कण है, तो इसकी गति के द्वारा क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए, इसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी दिशा कैसे होगी, ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र हमने दर्शाया है। आपको पता है कि हम इसके लिए दाहिने हाथ का नियम यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है उसको हम सामान्यतः कैसे दर्शाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शाते हैं। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ आएगा, नीचे की ओर। इस तरह वो मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है नीचे की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा, नीचे की ओर। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो ये क्या करेगी, अपना एक पूर्ण चक्र कंप्लीट करती हैं, अधूरे में इसको नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है नीचे की ओर, और हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है ऊपर की ओर। ये क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जबकि आपने चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई, ये किसकी है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की। तो आप देखो, ये जो प्रोटॉन जो प्रेजेंट है वहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा कैसे आ रही है, समान आ रही है। जब दोनों की दिशा समान होगी तो क्या यहाँ परिलक्षण होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, विपरिलक्षण होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन में जो प्रोटॉन होते हैं उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरिलक्षण होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा बेंजीन के प्रोटॉन का विपरिलक्षण हो रहा है। ये आपने देखा कि किस तरह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान डायरेक्शन में है जहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, इससे यहाँ पर क्या होगा, तीव्र विपरिलक्षण संपन्न होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप एल्डिहाइड का। ये क्या है, एल्डिहाइड। आपको यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह गति करेंगे, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करने के दौरान जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो देखो, जो चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाई जाएगी वो कैसे दर्शाई जाएगी, देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर दोनों क्या है, समान है। और समान क्षेत्र जहां पर दोनों प्रेजेंट है वहीं पर आपका क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब प्रोटॉन आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पर समान चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण क्या होगा, विपरिलक्षण अर्थात डीशिल्डिंग होगी। समझ में आ गया, किस तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उनके कारण क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्या कर रहा है, जहां प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां पर बाह्य रूप से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समान होने के कारण यहाँ क्या होगा, डीशिल्डिंग होगी।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, हम क्या देख रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण होने वाली शील्डिंग और डिशील्डिंग। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, एसिटिलीन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो क्षेत्र कहाँ है, जहां नीचे की ओर। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। तो देखिए जहां प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। और विपरीत आने पर क्या होगा, वो बस नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद की अवस्था लाने के लिए हमें बाह्य एक्सटर्नल फील्ड को, एक्सटर्नल चुंबकीय फील्ड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाना पड़ेगा तो इस घटना को क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एसिटिलीन में तो क्या संपन्न हो रही है, शील्डिंग। जबकि आपने अभी एग्जाम्पल देखा था बेंजीन वो एल्डिहाइड, इन दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोटॉन की क्या संपन्न हो रही थी, डीशील्डिंग। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वो शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए विद्युत ऋणता। हम जानते हैं, आप आगे क्लास में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कि जिस तरह संतुलित कक्षकों में प्रतिशत एस लक्षण बढ़ता है उस तरह विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। हम देख रहे हैं, संतुलन देखा है आपने, sp, sp2 और sp3, सबसे ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण किसमें होते हैं, sp में। तो उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, उस कार्बन की सबसे ज्यादा होगी। अब हमने अभी भी देखा था CH बॉन्ड देखा था, तो जब कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास में, प्रोटॉन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे कम होगी तो जो अपोज करने की पावर है वो भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने से शील्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि डीशील्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए sp3 कार्बन, फिर sp2 कार्बन, फिर sp कार्बन। यहाँ हम जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ले रहे हैं वो 1 एल्काइन को छोड़कर है, क्योंकि आपने अभी भी देखा था कि 1 एल्काइन में क्या होता है, शील्डिंग होती है। तो जिस तरह हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इधर से इधर जाने पर डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि इधर से इधर जाने पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ डीशील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट घटता है। हमने लोग का निशान इधर लगाया है, इधर जाने पर शील्डिंग बढ़ेगी, इधर जाने पर डीशील्डिंग बढ़ेगी। विद्युत ऋणता बढ़ने पर CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी और कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो प्रोटॉन के शील्डिंग इफेक्ट को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या शो होता है, डीशील्डिंग इफेक्ट शो होता है। लेकिन यदि हम 1 एल्काइन लेंगे तो यह ऑर्डर ये हो जाएगा, किसके लिए, ये 1 एल्काइन होगा तो यहाँ sp सेकंड नंबर पे आ रहा है, रीजन यहाँ पर क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ ये 1 एल्काइन में सेकंड नंबर पर शो कर रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट जो कि किसके कारण शो हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा और विद्युत ऋणता के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक विस्थापन।
इंग्लिश में केमिकल शिफ्ट। तो ये रासायनिक विस्थापन क्या होता है? तो रासायनिक विस्थापन की डेफिनेशन है कि प्रोटॉन के वातावरण में उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉन के कारण, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, क्या किसी प्रोटॉन के वातावरण में उपस्थित, एनवायरमेंट में उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉन व पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण शील्डिंग व डीशील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण प्रोटॉन की जो वास्तविक सिग्नल की स्थिति होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? रासायनिक शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट। दोबारा देखिए, जिस प्रोटॉन के एनएमआर सिग्नल हम प्राप्त कर रहे हैं उसके वातावरण में उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स व पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न शील्डिंग व डीशील्डिंग इफेक्ट के कारण एनएमआर सिग्नल की वास्तविक स्थिति से विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है? रासायनिक विस्थापन कहलाता है, या केमिकल शिफ्ट इसे कहते हैं। तो रासायनिक विस्थापन के लिए जो मानक रूप में हमें कार्बन यौगिक लिया है वो है टेट्रामेथिलसिलेन। कौन लिया है? टेट्रामेथिलसिलेन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये है टेट्रामेथिलसिलेन, जिसका हमने मानक या संदर्भ यौगिक के रूप में उपयोग किया है। अच्छा, इसी का उपयोग क्यों किया है? इसके लिए देखिए क्या कारण है कि हमने टेट्रामेथिलसिलेन को ही मानक के रूप में उपयोग लिया है। देखिए इसके जो CH पहला पॉइंट देखिए, इसके जो देखो ये CH है और इन पे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है ये चारों के सारे कैसे हैं? समान है। 12 के 12 का जो एनवायरमेंट है वो समान है। देखो ये हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा हुआ है? C, और सिलिकॉन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके इधर पे है CH3, यहाँ पे क्या है? CH2, उधर पे क्या है? CH3। इसी तरह इसके सेम है। तो ये जो 12 हाइड्रोजन 12 प्रोटॉन है उनका एनवायरमेंट क्या है? समान है। इसलिए 12 के 12 एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं। कितना एनएमआर सिग्नल देते हैं? एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, सिलिकॉन और कार्बन में से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो कम शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रोटॉन की क्या होगी? शील्डिंग शो होगी। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए, ये क्या होता है? वाष्पशील होता है। तो अगर हमने किसी अन्य कार्बनिक यौगिक में इसको मिश्रित किया है तो हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेट्रामेथिलसिलेन में अधिकांश कार्बनिक यौगिक विलय हो जाते हैं, तो हम किसी भी सांद्रता का कार्बनिक यौगिक का इसमें विलय तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेट्रामेथिलसिलेन अक्रियाशील यौगिक है, ये क्रिया काफी कम करता है। तो अगर हमने जिस कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण करना चाहते हैं उसको हमने इसमें मिलाया, इसमें विलयन तैयार किया है तो ये उसे क्रिया नहीं करेगा, तो उससे मिलने वाले एनएमआर संकेत भी प्रभावित नहीं होंगे। इसके लिए दो पैमाने दिए गए हैं, एक डेल पैमाना और एक टो पैमाना। हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह क्या पैमाने दिए गए हैं। फर्स्ट पैमाना देखिए, डेल पैमाना। ये क्या है? तो ये जो स्केल दी गई है उसमें डेल की वैल्यू दी गई है 0। डेल के लिए क्या मान दिया गया है? 0। बाकी अन्य प्रोटॉनों के लिए डेल की बढ़ती हुई वैल्यू दी गई है, वो किसके साथ दी गई है? डी शील्डिंग के बढ़ते हुए क्रम में। देखिए पैमाना क्या है? यहाँ डेल बराबर 0 ppm,
ये डेल पैमाना है, इसमें देखिए डेल का मान दिया गया है 0, बाकी डेल को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है बाकी अन्य प्रोटॉनों के लिए। ऊपर दी हुई है म्यू जो कि किसमें है, हर्ट्ज में, और ये किसमें आते हैं, ppm में। तो ये है रासायनिक विस्थापन का एक पैमाना है। आगे देखिए ये जो डेल की वैल्यू है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे किसी के लिए, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। डेल बराबर NMR संकेत जो कि डेल से विस्थापित हुआ है उसकी वैल्यू हर्ट्ज में, नेक्स्ट आरोपित रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि मेगाहर्ट्ज में। क्या यूज करेंगे, यहाँ पर तो आएगा कि प्रोटॉन का NMR संकेत जो कि डेल से विस्थापित हुआ है उसकी वैल्यू हर्ट्ज में, और नीचे आरोपित रेडियो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। इससे हम डेल का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पैमाना है टो पैमाना। नेक्स्ट पैमाना क्या है, टो पैमाना, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपने आपको क्या देखा, परिरक्षण विपरिरक्षण टॉपिक कंप्लीट हो गया है, रासायनिक विस्थापन हमने शुरू किया है, उसका हमने एक पैमाना देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट पैमाना हम नेक्स्ट क्लास में